जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि एजुकेशन बायर आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें यह टेस्ट नंबर 4 हम विजन आईएएस का इस क्लासेस के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब तक आपके टेस्ट नंबर 1 और 2 उपलब्ध करवा दिए गए हैं और पूर्ण रूप से हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर आप देखोगे 4 है, 3 टेस्ट हम लेंगे इसके बाद में। स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 1 है और ख़ास तौर पर ये जो टेस्ट नंबर 4 है ये आपका ज्योग्राफी बेस है। जी हाँ, ये ज्योग्राफी को टारगेट करके आपसे टेस्ट पूछा जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर भी इसके अंदर होगा और ख़ास तौर पर ये ज्योग्राफी पर ओरिएंट होगा। पर बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप भी ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बार बार पूछते हैं कि सर लिंक्स कहाँ पर है, कहाँ आप ये पीडीएफ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तो ये टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बिगनर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता दें, जिन्होंने आज तक यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, जो 25 में फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर 26 में देंगे। पर बच्चे, आपको जीएस का पेपर नंबर आप देखोगे 1 में 2 आवर का समय मिलता है, सी सेट वाले में भी, इसमें भी, और 200 का होता है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये कॉलम होता है, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है और सभी के अंक समान होते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, यदि आप गलत मान लीजिए मार्क करते हैं तो आपका क्या है 1/3 अंक काट लिया जाता है। मतलब कि आप देखोगे 1/3 अंक आपके निगेटिव कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको आवश्यक रूप से पढ़ लीजिएगा, ये जो मिलता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको चेंज लग सकती है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए, बट मैं क्लास मिस नहीं करूँगा और क्योंकि मेरे ऊपर भी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को देखता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि इसका कॉपीराइट विजन आईएएस के पास में है। ठीक है, तो हम एक समाज की सेवा और आपकी सेवा में लगे हुए हैं, बट आपका एक दायित्व बनता है कि जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं आज की क्लास का। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है, पहला ज्वार, दूसरे में बाजरा, तीसरे में चना। उपयुक्त में से कितनी रबी फसलें उत्तर भारत में उगाई जाती हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। मतलब कि ये पेयर वाला क्वेश्चन है कि कितनी फसलें हैं, इनमें से बताना है आपको। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को, तो पहला स्टेटमेंट है बाजरा। बाजरा सॉरी पहला जो स्टेटमेंट है ये है ज्वार। महोदय, अगर आप उत्तर भारत की बात कर लें ज्वार को लेकर के, तो ये मुख्य रूप से एक रबी की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पहला गलत हो गया, तो आप देखोगे, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरे की बात कर लें बाजरा, आप देखोगे जो बाजरा है बच्चे, ये जो बाजरा है ये भी एक क्या है? ये भी एक खरीफ की फसल है। लेकिन चने की बात कर लें तो चना एक क्या है? रबी की आपकी फसल देखने के लिए आपको मिलती है। तो इसमें कितने सही हैं? तो आप देखोगे इसमें आपका केवल एक सही है, मतलब कि 3 स्टेटमेंट आपका सही है। अगर हम देखें, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल कौन सी होती है, ज़ैद की फसल कौन सी होती है, तो उसको ध्यान में रखना।
जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं वो ख़ास तौर पर उत्तरी और आंतरिक भागों में ख़ास तौर पर ये होती हैं। और आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ये बोई जाती हैं। जो भी खरीफ की फसलें होती हैं जैसे चावल है, कपास है, जूट है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, ये इसमें आती हैं। और ये जो खरीफ की फसलें होंगी इसमें जून से सितंबर के समय ये बोई जाती हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। रबी की जो फसलें होती हैं नवंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। और ज़ैद की फसलें क्या होती हैं, देखो अक्टूबर से मार्च तक ये चलता है, जो कि रबी की फसल अक्टूबर में बो देंगे और मार्च में काट लेंगे। वहीं ज़ैद की जो फसलें होती है जैसे केरा है, ककड़ी है, करेला है, ठीक है, तो ये अप्रैल से जून तक चलती हैं। उत्तर भारत की फसलों की बात कर लें तो उत्तर भारत में खास तौर पर चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तुरहर, गेहूँ, चना, ठीक है, तुरई, सरसों, जौ, वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा, ये फसलें होती हैं। दक्षिण भारत में मक्का, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ठीक है, ये सब होती हैं। और ख़ास तौर पर आप देखोगे इसमें भी जो चावल, सब्जी, ये भी दक्षिण भारत में आपको होती है। तो इसमें कितने सही हो जाएंगे, आप देखोगे इसमें केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और जो ख़ास तौर पर आप देखोगे किसान रह चुके हैं, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपका रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनसैट 3D उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट 3D ये दृष्टि वाले में भी दिया था और इन्होंने भी दिया है, तो मान लीजिएगा ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। देखो पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं यह एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है जिसे निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसे ध्रुवीय उपग्रह मतलब कि आप देखोगे प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या फिर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि खास तौर पर पहली बात तो किसने किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, ठीक है, इनसैट ये पूर्वानुमान उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है। आप देखोगे इनसैट क्या है, एक तरीके से GLS जो GSLV, ये PSLV के माध्यम से नहीं है, GSLV आप देखोगे जो F-14 है इसके द्वारा इसको भेजा गया है। और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में खास तौर पर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है, ना कि आपका भू कक्षा में, निम्न में नहीं रखा गया, लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, ठीक है, मिडिल में, मिडिल से ऊपर जो कि आपका है उसमें रखा गया है। तो किस में रखा गया है, जियो, ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये इसको रखा गया है, जिसको बोलते हैं GTO। क्या बोलते हैं, GTO के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर ऊंचाई की बात कर लें तो ये लगभग 37,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी होती है और इलेप्टिकल ये घूमता है। GTO एक तरीके से भूस्थिर कक्षा, GO भी इसको कहते हैं, और पश्चिम से पूरब की ओर ये भूमध्य रेखा के ऊपरी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। मतलब कि जैसे अर्थ घूम रही है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये उपग्रह भी क्या करेगा, ये जो सैटेलाइट है ये भी इसी तरीके से इसके साथ घूमेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये भी आप देखोगे पश्चिम से पूरब की ओर है और ये भूस्थिर कक्षा में GO में रखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित शहरों को उनकी जनसंख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कुछ शहर आपसे देके रखे हैं और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो विश्व के ये शहर हैं, आइए एक एक करके बात करेंगे। जैसे कैनबरा, न्यूयॉर्क, टोक्यो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, 1 2 3। दूसरे में कह रहे हैं बी में 2 1 3, सी 3 2 1, डी 2 3 1। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर हम बात कर लें, देखो क्या है कि विश्व में मिलियन सिटी संख्या में लगभग लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें कि लंदन की बात कर लें तो जो लंदन है आपका वहाँ पर लगभग 1800 मिलियन है। कितनी है, 1800 में लंदन में लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कितने में, 10 लाख का। ये ज़रा देखिए, ये लंदन का डाटा है भैया, ठीक है, लंदन में कितना है, 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है अब तक जनसंख्या ने। इतनी जनसंख्या आपको मिलेगी लंदन में, ठीक है।
न्यूयॉर्क ने यह आंकड़ा कितना है कि आप देखोगे पेरिस, न्यूयॉर्क ये सब हैं, और सबसे पहला जो है ये टोक्यो है। टोक्यो की अगर हम बात कर लें तो टोक्यो पहले स्थान पर आएगा, फिर उसके बाद में आपका न्यूयॉर्क आएगा, फिर उसके बाद में आप देखोगे कैनबरा आएगा, क्योंकि टोक्यो में जापान की राजधानी रह चुकी है और इसमें खास तौर पर 35 लगभग 35 मिलियन है। कितना है मैं आपको बता दूं, इसमें 35 मिलियन है, ठीक है। तो 35 मिलियन आबादी इसमें रहती है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। इन सब के अलावा न्यूयॉर्क में देखें तो न्यूयॉर्क में कितनी है, न्यूयॉर्क में 9 से 10 मिलियन आपको जनसंख्या देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। न्यूयॉर्क राज्य का एक शहर है, तो इसको ध्यान में रखना है। जबकि कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसमें 0 पॉइंट कितना है, 0.5 मिलियन है, मतलब कि 1 मिलियन से भी कम, आधा मिलियन कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, टोक्यो में पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर ये आ जाएगा और तीसरे पर ये आएगा। तो 3, 2, 1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या लगातार आप देखोगे दुनिया भर में बढ़ रही है, ना कि भारत में ही बढ़ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। चलिए थोड़ा फास्ट वे में चलने का प्रयास करेंगे, बट आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी आवश्यक रूप से, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, मेरे को लगी है बच्चे सर्दी, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, बतेरा केयर ध्यान रखते हैं, बट फिर भी चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात का लोड ना लें। आपको क्लासेस टाइम टेबल के अनुसार मॉर्निंग में, ठीक है, 8:30 बजे तक आपको मिल जाती रहेगी। चलिए बस आपका यही दायित्व बनता है कि आप भी जितना टीचर आपको सपोर्टिव है आपको लेकर के, ठीक है, तो आप भी इतने ही एजुकेशन परिवार को आगे बढ़ाने का विस्तार करें। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMKSSY के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने का लगातार आप देखोगे मुद्दा उठाया है, ठीक है, और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। आइए थोड़ा आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहले में कह रहे हैं, योजना के तहत लाभार्थियों को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब कि FIDF से एक मुफ्त प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ऐसा होगा। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तर्ज पर मछली पकड़ने वाले बड़े निगमों को बढ़ावा देना शामिल है। क्या ये उनको बढ़ावा देगा, ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं कि 2024-25 तक निर्यात आय को दुगना कर कितना करना है, आप देखोगे 1 करोड़ रुपए करना है, और इस योजना का मुख्य यही लक्ष्यों में से रखा गया है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सही हैं, केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 और D कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट करा है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को मत्स्य पालन करने के लिए मतलब कि कुछ ऐसा फंड दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस योजना में कुल लगभग कितना है, 6,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, एलोकेट किया गया है। कितना, 6,000 रुपये का, जो 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इतने रुपए का फंड एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें 50% विश्व बैंक देगा, ध्यान रखेंगे। 50% कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा 50%, ठीक है। और AFID जो फ्रांसीसी विकास बैंक बाहरी वित्त पोषण सहित सार्वजनिक वित्त से प्राप्त किया जाएगा, और 50% प्राइवेट आप देखोगे एंटिटी आएंगे, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर से जो क्षेत्रों से लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला इसमें गलत है कि सरकार इसके लिए नहीं करेगी इस योजना से, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें चीन और अमेरिका जैसी विकसित देशों की तर्ज पर मछली पकड़ने वाले बड़े निगमों को बढ़ावा देना है। देखो, बड़े निगमों को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि बड़े निगमों के साथ साथ नीली क्रांति को लाना है। इन सब के अलावा जो MSME सेक्टर है, छोटे छोटे जो आप देखोगे मत्स्य पालन में, उसमें दक्षता में सुधार करना और उनके उद्यमों को समर्थन करना है, ठीक है, बड़ों को नहीं। पता चला कि बड़ों ने क्या कर दिया है, छोटों को ही मार्केट से बाहर कर दिया। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा इसमें अगर देखें तो तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि 24-25 में निर्यात की आय को दोगुना करना और आप देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ रुपए को इस योजना का मुख्य लक्ष्य किया गया है। अब देखो, कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर को गिनती नहीं आती है ना, गिन रहे हैं बच्चे। मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी भी ध्यान रखना, कोई आपको एक नंबर लिख के दे दे, मान लीजिए इतने जीरो लगा दिए,
अब आप कभी भी ये मत देखना कि कितने जीरो, इसको पहले कर लेना ऐसे, ठीक है। ऐसे करने में आप कभी छोटे नहीं हो, आपको पता है ना, आप ऐसा आंसर बताना चाहते हो कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें देखो भाई, पढ़ने वाला है तो पढ़ेगा वो, ठीक है, जो लिखा हुआ उसको पढ़ने का प्रयास करेगा। कभी भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी कोई नंबर ऐसा हो, मान लीजिए आपको नहीं पता हो कि 1 लाख कितने होते, मैं कहूँ कि 1 करोड़ में बताइए कितने जीरो होते, उसमें भी रट्टा, तो भाई गिन लो, क्यों लोड लेना है, गिन के बता दो, क्या ज़रूरत पड़ी, लो गिन लो कितने होते हैं। तो कह रहे हैं कि कितने सही हैं, तो एक सही है केवल, इसमें आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस योजना ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत ये केंद्रीय क्षेत्र उप योजना के रूप में इसको रखा गया है, ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा। वीडियो को पोस्ट करके मैं इधर थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय कोई डिस्टर्ब ना हो। पश्चिमी एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहाँ से पूछा है, ये मैपिंग से क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड मैपिंग से, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आज एक स्टूडेंट्स का मेरे पे इस चीज़ को लेकर के कॉल भी आया था, ठीक है, तो मैं उससे मैपिंग डिस्कस करने लगा था, ठीक है। तो मेरे कलीग्स का ये कॉल आया था, तो मैं उनको बताने लगा, फिर मैं डिस्कस करने लगा उनसे थोड़ी सी, तो बड़ा आनंद आया मैपिंग में, ठीक है। तो देखिए ये पश्चिम एशिया को लेकर के कुछ कैपिटल्स आपको दे के रखी हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पर कुछ शहरों के नाम है, उसको क्रम पूछ रहा है, जैसे जैसे आपसे पूछा है तेहरान, बगदाद, रियाद, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आपसे पूछा जा रहा है कि सही आपको बता देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसमें सही बताना है, ठीक है। अब देखो सही बताना है तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट को जरा समझना, ये जो तेहरान है, तेहरान अगर आप देखो ये किसकी कैपिटल है, तो आप कहोगे ये सर, आप देखोगे ईरान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, और बड़े सेंसिटिव क्षेत्र हैं ये, चर्चाओं में रह रहे हैं करंट में, तो बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक बार जो आपका पश्चिमी एशिया वाला रीजन है जिसमें, ठीक है, सऊदी अरब वाला पूरा पर्शियन गल्फ को पढ़िएगा, गाज़ा पट्टी वाले को पढ़िएगा, ठीक है, इनको आवश्यक रूप से सीरिया को, ईरान को, इसराइल को, कुवैत को, ये सब आप पढ़ेंगे, ये आपको होमवर्क है, ठीक है, मेरी तरफ से होमवर्क है बच्चे, आपको ये आवश्यक रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो तेहरान, वहीं बगदाद की बात कर लें तो आप देखोगे ये इराक की राजधानी है, किसकी राजधानी है, इराक की राजधानी है बगदाद। और रियाद किसकी कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है, ये सऊदी अरब की है, किसकी है, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। अब देखो जरा आप मुझे बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण में आपसे पूछा है ना, तो देखो सऊदी अरब तो बाद में आएगा, ये तो आपको निश्चित है। उत्तर से दक्षिण का मतलब है कि ये ऐसे, ठीक है, नीचे उत्तर से दक्षिण, तो सऊदी अरब तो बाद में आना ही है, ठीक है। वहीं आप देखोगे अगर आप इसको भी देखें तो तेहरान जो ईरान है, ईरान ऊपर आता है, इधर आपका इराक आता है, इधर आपका सऊदी अरब आता है, ऐसे है नहीं, तो यही सिचुएशन है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, यही इसका सही हो जाएगा, मतलब कि आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एकदम आपके थिंकिंग पर है और मैपिंग से है, अगर आपको मैपिंग पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलमार्ग दे के रखे हैं राष्ट्रीय, और कुछ विस्तार आपसे दे के रखा है। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग आपका जो एक है वो इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है, ये कह रहे हैं हल्दिया, ठीक है, पहले वाले में कह रहे हैं क्या ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, नेशनल वाटर जो आपका वाटर वे है, ये सेकंड है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। इनका कहना है कि कोट्टापुरम से ये कोल्लम तक जाता है। तीसरे में कह रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है आपका, ये आप देखोगे सदिया से डुबरी तक जाता है। पूछ रहा है कितने सुमेलित है, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। आइए एक एक करके बात करेंगे, आप भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर, कमेंट्स में देने का प्रयास करिए। देखिए भारत के अगर कोस्टल रीजन की बात कर लें, आप जब भारत की बात करते हो तो इस कोस्टल रीजन में 15,500 किलोमीटर वाला ये रीजन है, जिसमें आपका आप देखोगे वाटर वे बनाए जा सकते हैं, मतलब कि आप देखोगे जलीय परिवहन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला जो स्टेटमेंट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये बात एकदम सही है।
आपको बता दें कि ये ख़ास तौर पर जो राजमार्ग पहला है ये 1620 किलोमीटर है और ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। वहीं दूसरे की बात कर लें, राष्ट्रीय जलमार्ग जो दूसरा है ये आपका जाता है, देखो दो, ये जाता है सादिया से डुबरी तक, और मैं आपको बता दूं ये 1384 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसमें भी नौका योग्य है और भारत बांग्लादेश के द्वारा ये साझेदार है, ठीक है। कौन सा है इसमें? इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये कोऑपरेट करता है और इन दोनों को व्यापारिक गतिविधियों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है, अगर आप इसको देख लें तो ये कोट्टम से कोल्लम तक जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये पश्चिमी तट के क्षेत्र में स्थित है, चंपाकारा, लगभग ये 205 किलोमीटर है। तो ये कहाँ पर है? 205 किलोमीटर है, पश्चिमी तट वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, इधर है आपका। तो देखो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो आंसर तो होगा इसका ए। इन सब के अलावा आप देखोगे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है जिसको काकीनाडा से पड्डुचेरी को ये जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल को ब्रह्मणी जो नदी है उसके पूर्वी तट में ब्राह्मणी नदी का एक विस्तार क्षेत्र है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बात कर लें तो ये बराक नदी के लखीपुर और भांगा के बीच में एक जलमार्ग के रूप में बनता है, ठीक है। तो इसको भी क्या है ध्यान में आप रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जानिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। प्योर ये ज्योग्राफी पर आधारित है सारा टेस्ट। देखिए एकीकृत इस्पात संयंत्र, ये कह रहे हैं नदी तट पर अवस्थित। देखिए यहाँ पर है राउरकेला, ये कह रहे हैं स्वर्ण रेखा, दुर्गापुर, दामोदर, टिस्को, स्वर्ण रेखा। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 1 और 2 बी, 1 और 3 सी, 2 और 3 डी, 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करेंगे। देखो अगर हम देखें भारत के इन, ठीक है, ये जो इस्पात एकीकृत क्षेत्र हैं एक बार हम इनको देखें। पहला है राउरकेला। देखिए बच्चे जो राउरकेला आपका इस्पात संयंत्र है, ठीक है, ये पहली बात तो झारखंड में और कोयले के लिए बहुत ज़्यादा जर्मनी के सहयोग से 1959 में ये लगाया गया था ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में, ठीक है। ये इस्पात ब्राह्मणी नदी के तट पर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये स्वर्ण नहीं है, कौन सी है आपकी? है ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी जो नदी है इसके तट पर है, तो पहला आपका गलत है। दुर्गापुर जो है ये आप देखोगे दामोदर पर ही है, क्योंकि अगर दुर्गापुर की बात कर लें तो ये इस्पात जो है यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से इसको लगाया गया, बंगाल में अवस्थित है, ठीक है, 1962 में। तो आपका सेकंड वाला सही है। टिस्को की बात कर लें तो ये स्वर्ण रेखा पर है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। और टिस्को ये झारखंड के जमशेदपुर में अवस्थित है। टाटा लोहा इस्पात का मुंबई से कोलकाता रेलवे मार्ग में बहुत निकट तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। कोलकाता पत्तन से लगभग 240 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा और खारखोई नदियाँ हैं, इस संयंत्र को जल प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। पहला चाहे उसको कट कर दो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये कह रहे हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मतलब कि KMGVF के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है प्रवासी प्रजातियों के पर्यावासों की पुनर्बहाली, मतलब कि KMGVF के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। इसके क्रियान्वयन को ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, मतलब कि GVFF द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे ये कह रहे हैं आपसे जो पूछा गया है कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लाया गया, ये वर्ष 2030 में जा करके पूरा हो रहा है। कब हो रहा है? 2030 को इसमें टारगेट करके रखा गया है और इसमें 23 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें समुद्र को लेकर के भूमि और समुद्र का 30% भाग संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों में 50%, ठीक है, और लगभग $200 बिलियन इसमें शामिल करना था, फंड जुटाना था, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? गलत है। ये कह रहे हैं कि प्रवासी प्रजाति पर्यावरण पुनर्बहाल, नहीं महोदय, ये वाटर को भी बात करता है, ठीक है।
भूमि प्लस ये जल की भी बात करता है, ठीक है, कितना 30%, और बाकी का जो अदर है उसका 50% की बात करता है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे सही है कि इसके क्रियान्वयन में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक फंड बनाया गया और इसमें एलोकेट किया गया है 200 बिलियन, कितना 200 बिलियन, आप देखोगे जो 200 बिलियन डॉलर है, 200 बिलियन जो डॉलर है इसकी बात यहाँ पर हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि इसमें एक फंड तो रखा गया है, और पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी 66% कोप आप देखोगे 15 में अपनाए गए कई उद्देश्यों को रखा गया है, और इसमें वित्त पोषण को बढ़ावा देना है, ठीक है, एक फंड को बढ़ावा देना है, वैश्विक जैव विविधता में निवेश और समर्थन को भी आगे लाने का प्रयास करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, आपको विजुअल तो हो ही रहा है, और जूम कर देते हैं, आप शायद आपको और भी अच्छे से विजुअल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय मरमरा सागर से दोनों ओर स्थित है। आपने जो देखो होता क्या है, जैसे मैं कहूँ ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे पड़ेगा आपको, ये मान लीजिएगा तुर्की, और इधर पड़ता है आपको ब्लैक सी, यहाँ पर मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ब्लैक सी, यहाँ पर तुर्की। सी ऑफ मरमरा यहीं पर आपको मिलेगा, एजोब सी भी इधर आपको मिलता है, ये ब्लैक सी के इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी में पूछ रहा है कि मरमरा सागर दोनों स्थित है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और एजियन सागर। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे काला सागर और एजियन सागर में ही आपको एक मरमरा सी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मरमरा सागर तुर्की में उत्तर पश्चिम भाग में एक छोटा भूभाग अवरुद्ध सागर है। पूर्वोत्तर में बायो आप देखोगे फॉरेस्ट जो कि इस्तांबुल के जलडमरू मध्य के क्षेत्र में अवस्थित है। दक्षिण में कानकुलन जलडमरू के, जिसमें एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। सदियों से ये अपने नीले जल और रंगीन बिरंगी के लिए भी जाना जाता है, मतलब कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक आप देखोगे क्षेत्र है ये क्या करता है कि जो मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं मानव भूगोल के संदर्भ में रैखिक प्रतिरूप और क्रॉस आकार के प्रतिरूप प्रकार हैं। ए ग्रामीण बस्तियों के, बी प्रवासन प्रतिरूप के, सी रेलवे नेटवर्क के, और डी नगरीय फैलाव के। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यहाँ पर पूछा गया आपसे मानव भूगोल में रैखिक प्रतिरूप और क्रॉस आकार। तो प्यारे बच्चे आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगरीय फैलाव, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण बस्तियों से, ठीक है। आजकल लगातार आपने देखा होगा जो ग्रामीण बस्तियां थी पहले छोटी छोटी हुआ करती थी, ऐसी कुछ क्षेत्रों में गांव हुआ करते थे, बट आज ये गांव और भी बड़ा क्या है, विस्तार ले रहे हैं, ठीक है। आज ये भी बहुत बड़ा विस्तार लेते हुए आपको प्रतीत हो रहे हैं, इसमें कोई दुराग्रह आपका नहीं है। क्योंकि आप देखोगे मकानों की स्थिति जिस प्रकार से दूसरे से संबंधित गांव की आकृति को देखिएगा किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। लोग पर्वत पठारों को, वनों को, झीलों को, नदियों को, ठीक है, तालाबों को, पोंडों को पाट रहे हैं। ये आपके यहाँ पर भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो कहानी होगी ही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्यों पूछ रहे हैं, भारत को आप देखोगे वर्ष 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो ई मिशन करना है। तो भाई भारत की प्रतिबद्धताएं हैं 2070 तक, और 30 तक पेरिस क्लाइमेट डील आपको सभी को मालूम ही है, ठीक है। चलिए तो उसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में है क्या, बताइएगा तारापुर संयंत्र कहाँ पर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। तो तारापुर बताइएगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। दूसरे में पूछा है रावत भाटा राजस्थान, तीसरे में है पलक्कम केरल, और चौथे में है काकरापारा ओडिशा।
उपयुक्त में युग्मों पर सही सुमेलित हैं। आपसे पूछा है कौन से सुमेलित हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 2 और 4। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट यह है तारापुर संयंत्र। देखिए बच्चे, तारापुर जो संयंत्र है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। और मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़े 5 स्रोतों में से एक जाना जाता है। और तारापुर के निकट है, महाराष्ट्र के बोशई के निकट, ठीक है। इसको टेपीएस के नाम से भी जाना जाता है और पुराना संयंत्र है, लगभग 1969 में बना था। 120 आप देखोगे मेगावाट के 2 वर्टाइल वाटर यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कितने हैं, 120 मेगावाट है इसकी कैपिटल, इसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है। तो पहला तो ठीक है, पहला ठीक है, तो या तो ए होगा या फिर ये होगा। वहीं अगर हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा है आपका रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल ये बात एकदम सही हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं ये 700 मेगावाट क्या करता है, उत्पादन करता है। 700 मेगावाट ये उत्पादन करता है, तो दूसरा भी ठीक है। ये जो आपका है कलपक्कम, ठीक है, ये जो कलपक्कम है अगर आप इसको देखेंगे, कलपक्कम आपको तमिलनाडु में मिलता है, ना कि केरल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तमिलनाडु में आपको ये मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। काकरापाड़ा ये उड़ीसा में नहीं है बच्चे, ये आपको जो मिलेगा ये गुजरात में मिलेगा। काकरापाड़ा कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में आपको मिलेगा, ठीक है, सॉरी गुजरात में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा चौथा गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आप देखोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस ने ये क्वेश्चन 2019 में पूछा यहीं से। आइए एक एक करके बात करेंगे। यूपी पीसीएस ने पूछा था, और 22 को किसी का अगर एग्ज़ाम है तो कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिस भी स्टूडेंट्स का 22 दिसंबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है। चलिए, और जिसका स्टूडेंट्स का बीपीएससी का था, जो कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, बहुत ही संवेदनशील विषय है महोदय, ये बहुत संवेदनशील विषय है। कभी मौका मिलेगा तो मैं भी इस पर थोड़े से आपसे संवाद करूंगा, ठीक है। देखिए आइए 12 नंबर की देख लें। गन्ना उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो गन्ना उद्योग के बारे में पूछा गया है। 2 ही स्टेट हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश, एक है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन्हीं पर आपके आते हैं गन्ना प्रोडक्शन में, तो यही 2 स्टेट रहते हैं, कभी ये आगे तो कभी ये पीछे, कभी ये पीछे तो ये आगे। बताइए, पहला है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित करने का प्राथमिक कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। बिल्कुल आपको एकदम से देखो सस्ता श्रम मिले वहाँ पर, और इसके साथ साथ, ठीक है, सस्ता श्रम तो मिले मिले, लेकिन इन सब के अलावा वहाँ पर कच्चा माल, देखो सबसे अगर प्राथमिक कारण पूछा ना, प्राथमिक तो नहीं है, ये देती है। तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा मान लीजिए, तो आप कैसे उत्पादन कर सकते हैं, लेबर आपके पास हो, चले जाइए नाइजीरिया में, अब गन्ना वहाँ पर होगा नहीं, लेबर आपको मिल जाएगी काम करने के लिए, तो कैसे आप करोगे। तो रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो हो गया बच्चे यहाँ पर गलत, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक कारण के बारे में पूछ लिया है। द्वितीय कहते, तृतीय कहते, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। तो पहला तो रॉ मटेरियल है, पहला गलत। चीनी मिल की संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति खोई को ईंधन के रूप में उपयोग करके उत्पन्न की गई विद्युत से की जाती है। देखो बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से इससी होती हो, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में ये देखने के लिए मिलता है कि जो चीनी मिल होते हैं ये अपनी खोई को जलाते हैं, उसी से प्रोडक्शन ये करते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये बात एकदम सही है। कर्नाटक देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। देखो बच्चे, यहाँ पर तीसरा गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 ही आपको स्टेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है। मैंने कहा कभी यूपी रहेगा तो कभी महाराष्ट्र रहेगा, कभी महाराष्ट्र तो कभी यूपी, यही रहते हैं, ये कर्नाटक वगैरह नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपसे पूछा है कितने सही हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कितने सही हैं, तो आप देखोगे केवल एक इसमें सही है, कौन सा, 2 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 13 नंबर, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, मैग्नीज उपयुक्त में से कितने लोहा धात्विक खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कि मतलब लोहे के रूप में इनको वर्गीकृत कर रहे हैं। केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और डी सभी 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे लोहा धात्विक खनिज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। लोहा Fe जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, Fe जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो लोहा के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो लोहा एक धात्विक खनिज और अलोहा एक तरीके से धात्विक खनिज में विभाजित किया गया है। आप देखोगे यदि मैं कहूँ आपसे तांबा, तांबा अलोहा धातु है, ना कि लोहा धातु है। लोहा पे चुंबक चिपकती है, तांबे पर नहीं चिपकती, अगर आप इस चीज़ को देखें, ठीक है, ग्रेफाइट नहीं। वहीं अगर आप देखें वॉक्साइट, वॉक्साइट क्या है, एक तरीके से ये भी अलोहा धातु है और ये एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लें तो ग्रेफाइट आप देखोगे ये भी एलोहा अयस्क, ये कार्बन से बना होता है, किससे, ये भी एलोहा धातु है। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज वास्तव में आप देखोगे ये एक तरीके से लोहा धातु है और हालांकि इसका उपयोग मुख्य रूप से लोहे के इस्पात के उत्पादन में नहीं किया जाता, लेकिन मैग्नीज को लोहे खनिज इसलिए माना जाता है क्योंकि लोहे का एक प्रमुख घटक के रूप में होता है। लोहे की मजबूती और गुणधर्म को बेहतर बनाने के प्राय मैग्नीज को लोहे के साथ में क्या है, मिलाया जाता है, तो इसलिए इसको हमने माना है कि इसमें एक तरीके से लोहे धातु के रूप में हम रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे है, आप कमेंट्स करके इसका आंसर आवश्यक रूप से दें। और क्वेश्चन ये है, कमेंट्स करना है आपको। एक रूबी पनवार शायद नाम है, अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से बच्चे आप आंसर देते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे हैं ऐसे, कुछ गोलू यादव हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नाम में जो ले पा रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से कमेंट्स देते हैं और जो उनसे पूछा जाता है वो एज ए स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो बताइएगा लौह पुरुष किसको कहा जाता है, ठीक है। गूगल नहीं करना है, आपको पता है तो बता दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स करके आपको बताना है लौह पुरुष किसको कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। ये कह रहे हैं भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है कोयला, भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जो भूरा कोयला होता है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है। कौन सा सही है, ठीक है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखिए अगर हम देखें कोयला, कोयले को हमने खास तौर पर 4 भागों में बांट के रखा है। जैसे आपने देखा होगा एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला होता है। ये सब कार्बन के आधार पर बटे होते हैं। जैसे जो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है 80 से 95 कार्बन की मात्रा होती है, बिटुमिनस कोयला में 60 से लगभग 80 के आसपास होती है, और उसके साथ साथ जो आपका लिग्नाइट कोयला होता है उसमें 40 से 55 के आसपास होती है, और पीट कोयले में लगभग वही आपका 25 से 40 के आसपास होती है। अब देखो यहाँ पर भारत की बात कर लें तो भारत में गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है। कब का? गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है। ये जो आपको भूरा कोयले की बात यहाँ पर की जा रही है, अगर आप इसको देखें तो एक तरीके से ये कौन सा कोयला होता है, ये बिटुमिनस कोयला होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 60 से 80% के आसपास होती है, और ये तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कोई दुराग्रह नहीं है, ये बात आपकी सही है। वहीं आप देखोगे ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारत में लगभग 80% कोयला, ठीक है, भंडार बिटुमिनस का ही है, और ये गैर कोकिंग कोयला है, क्योंकि इसको आप जलाओगे तो धुआं इससे बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके प्रमुख अगर देखें क्षेत्रों में जैसे रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, ठीक है, गिरिडीह है, कारण हम फिर भी जलाते हैं, इसको भी मजबूरी है, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, और भारत क्या करता है कोयले का, तो आप देखोगे आयात है किससे, ऑस्ट्रेलिया से हम ज़्यादा आयात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थिति दे के रखें और विशेषताएं हैं। जैसे अवस्था 1 है, अवस्था 2 है, अवस्था 3 है। जैसे उच्च जन्म एवं मृत्यु दर, पहले में कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि मृत्यु दर में कमी किंतु उच्च जन्म में निरंतरता। तीसरे में कह रहे हैं कि जन्म दर में गिरावट और निम्न मृत्यु दर। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट अवस्था होती है तो इसमें क्या है, उच्च जन्म और मृत्यु दर देखने के लिए आपको मिलती है।
इन सब के अलावा सेकंड में है कि मृत्यु दर में कमी और आपको उच्च जन्म दर निरंतरता बनती चली जाए तो उससे भी जनसंख्या ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ तीसरा भी सही है कि जो आपकी जन्म दर में गिरावट और निम्न मृत्यु दर आपको मिलेगी। तो ये सब जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की अवस्था को प्रतिपादित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैपिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैपिंग नहीं की है, ठीक है। मैपिंग मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में, मैपिंग करते रहिएगा। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो जापान में 4 द्वीप हैं, जैसे आपको मिलता होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बारे में आपको बता देना है। आई होप आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट्स करके मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट्स करोगे, ठीक है। आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट्स करना है और ये भी बताना है इसको सीक्वेंस में कि नॉर्थ में कौन सा है, मिडिल में कौन सा है और साउथ में कौन सा है, ठीक है। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे जापान की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप तो आप देखोगे होन्शु है, सबसे ज़्यादा आबादी इसी पर मिलती है, लेकिन पूछ रहा है बड़ा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो बताइएगा इसके बारे में और इसके सीक्वेंस से भी आपको बताना है, ठीक है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, सॉरी शिकोकू, क्यूशु, ये आते हैं ना, तो ये आपको बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब मैपिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला भू आकृतियां, दूसरा ऊर्जा संसाधन, तीसरा आपदाएं और प्राकृतिक संकट। उपयुक्त में से कितने कारक उस क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3। देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जनसंख्या को प्रभावित के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे भू आकृतियाँ, बिल्कुल वहाँ की जनसंख्या, मान लीजिए वहाँ का एकदम प्लान है, फ्लैट है एकदम, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, व्यक्ति बच्चे पैदा ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा दो, रोजगार मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये एक सुगम क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वत वाला क्षेत्र है, अब आप यहाँ बसते हैं, यहाँ बसते हैं, तो कैसे आप तो कम ही बच्चे, ठीक है। तो ये जनसंख्या कम होगी और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आपको जनसंख्या कम मिलती है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन बिल्कुल ये भी है और आपदा बिल्कुल, ये सभी सही है। मतलब कि आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सभी तीनों इसमें सही हो जाएगा। ये आपके बेसिक थॉट्स पर आधारित है, ठीक है। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। समझना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक अमेरिकी सीईओ मुंबई में स्थित किसी चीनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण बहुराष्ट्रीय निगम के लिए कार्य कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन देके रखिए। उसके आय सर्जन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। देखो ये खास तौर पर क्वेश्चन है इकोनॉमी से। जिसने इकोनॉमी के सेक्टर पढ़े होंगे, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ठीक है, टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी और ये फोर्थ और ये क्वार्टनरी 5 में। अगर जिसने ये इसको डिवीज़न किया होगा तो वास्तविक रूप से वो इसका आंसर बता देगा, अन्यथा आप इसका आंसर गलत बताएंगे, ठीक है। उसी से क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्योंकि अब सीईओ है, अब भाई सीईओ होगा तो कौन से सेक्टर में जाएगा बताइएगा। तो एक तरीके से वो थॉट्स उसका मैनेजमेंट का काम कर रहा है, लो उसके लिए बनाने का कुछ प्रयास करेगा कि उसको देखेगा सारी चीज़ें, उसका एम्बेसडर बना हुआ है। तो आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ये पंचम सेक्टर के अंतर्गत रखा जाएगा क्योंकि ज्ञान उन्मुख सेवा क्षेत्र को हम क्वार्टनरी सेक्टर, मतलब कि पंचम जो सेक्टर, देखो क्वार्टनरी तो होता है चौथा, लेकिन पंचम में क्वार्टनरी सेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड कलर व्यवस्था वाली जॉब होती है। कौन सी होती है, गोल्ड कलर, 1 सेकेंड, सॉरी, गोल्ड कॉलर, ये जॉब आपको मिलती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके जल उपयोग
के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कुछ क्षेत्र देखे रखे हैं और जल उपयोग की बात की गई है, मतलब कि आपको बताना है कौन से में ज़्यादा आपको जल मिलेगा, कौन से में कम आपको जल मिलेगा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले में देख रखा है कृषि क्षेत्र, दूसरे में उद्योग क्षेत्र, तीसरे में घरेलू क्षेत्र। अब ये भी क्या है एक तरीके से आपके थॉट्स पर है, घटते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में आप देखोगे तो जल कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा होता है सर एग्रीकल्चर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है महोदय एग्रीकल्चर में। लगभग आप देखोगे धरातलीय भूमि का लगभग आप देखोगे 92% जल इसी में यूज होता है। तो पहले स्थान पर ये आएगा, तो मतलब कि या तो बी या फिर सी तो है नहीं, ठीक है। उद्योग क्षेत्र की बात कर लें तो उद्योग क्षेत्र में भी इतना नहीं आता है, इसमें लगभग आप देखोगे 2 से 5% के आसपास जल। लेकिन घरेलू क्षेत्र में भी एक बड़ी ही मात्रा में जल आपको दिखता है, 9% के आसपास जल है। तो पहला, तीसरा और दूसरा, तो राइट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने पूछा था कि वाटर को लेकर के किस में ज़्यादा अवस्था आपको मिलेगी, कि ये पूछ रहे थे कि सॉलिड में, गैसेस में, झीलों में, पोखर में, ये पूछा था ना 2000। ये एनसीईआरटी से था, क्लास 7 की क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्थानांतरणीय कृषि है और यहाँ पर राज्य, जैसे आपसे पूछा गया है दहिया मध्य प्रदेश, कोमान उड़ीसा, तीसरे में कह रहे हैं वल्ट्रे राजस्थान और चौथे में है झूम असम। कितने युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, केवल एक, बी केवल 2, सी 3 और डी 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है आपसे, अनेक नामों से ये चीज़ें आपको मिलती है। मध्य प्रदेश के इसको बेवर या फिर दहिया के नाम से कहते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि है, ये जब ट्राइब्स के द्वारा होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोंडो और पोंडा, उड़ीसा में आपको पमाड़ी मिलती है, ठीक है, तो इसको कोमान भी कहते हैं, ठीक है, या इसको बरिंगा। पश्चिमी घाट में कुमरी, दक्षिण में राजस्थान में आप देखोगे इसको कहते हैं, तो इसको आप कहीं ना कहीं वाल्टेरे भी कहते हैं। झूम असम में और हिमालय के कई क्षेत्रों में होती है। और झूम कृषि की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भी आपको झूम मिलती है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सभी आपके ठीक हो जाएंगे, मतलब कि सभी चारों इसमें करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे। इट्स क्लियर, ये नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन करने का ट्राई करूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। आइए, ये कह रहे हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में क्वेश्चन है करंट से। पहला है राज्य सरकार को केवल निजी संस्थाओं को पट्टे पर या अन्यथा वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। नंबर 2 में कह रहे हैं आपसे कि यह है यूकेलिप्टिस, जो यूकेलिप्टिस होता है एक वृक्ष होता है, यह है यूकेलिप्टिस बांस और अन्य बहुउद्देशीय वृक्षों की कृत्रिम रूप से उपाए जाने वाली गतिविधियों को गैर वन्य गतिविधियों के रूप में निर्देशित करता है। तीसरे में कह रहे हैं कि वन के वे क्षेत्र जो कि निजी स्वामित्व में हैं उन्हें वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत वन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, ये आपसे पूछ रहा है। केवल एक, बी केवल 2, सी एक, तीनों और डी कोई नहीं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राज्य सरकार केवल, यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड पहले ही दे के रखा है केवल, ये तो पहले ही गलत है मेरे हिसाब से, तो ये गलत ही होना चाहिए। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार को किसी सरकारी संस्था को पट्टे या अन्यथा वन भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संशोधन से पूर्व केवल निजी संस्थाओं को, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे वो तो निजी हो या सरकार हो, ठीक है, ये दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल इन्होंने बोला है तो दोनों पर है, या तो आप केवल कर इसमें भी, ठीक है, दोनों में। दूसरा भी गलत है इसमें, ये कह रहे हैं यूकेलिप्टिस। देखो मैं आपको बता दूं कि जो सिल्वीकल्चर अभियान के साथ साथ जो वन संवर्धन अभियान है, जैसे यूकेलिप्टिस बांस और अन्य बहुउद्देशीय वृक्षों को कृत्रिम रूप से उगाए जाने गैर वन्यजीव गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत बाहर रखा गया है। और ये क्या कह रहे हैं कि कृत्रिम रूप से उगाए जाने वाले गतिविधियों को गैर वन्य गतिविधियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया, नहीं बाहर रखा गया है, तो दूसरा गलत है। तीसरे की बात कर लें, ये कह रहे हैं कि वन के क्षेत्रों को निजी स्वामित्व में है। देखो वन जो क्षेत्र है अगर हम देखें, ये कह रहे हैं निजी स्वामित्व में है, इनकी बात कहने का तात्पर्य ये है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से वन क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक दर्जा है और इसमें सरकारी आप देखोगे संघ और राज्य के रिकॉर्ड में आते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों सही पूछ रहा है, कोई नहीं है, तो इसमें डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। 22 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये कुछ हवाओं से ऐसे जो स्थानीय पवनें होती हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्थानीय पवनों के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए पहला है, स्थल एवं समुद्र समीर छोटे पैमाने पर मानसून के समान हैं। दूसरे में कह रहे हैं, फोहन और चिनकू शुष्क पवनें हैं जो कि पर्वतों के पवन विमुखी ढाल के समानांतर प्रभावित होती हैं। चिनकू, चीक, तसाटा। चिनकू पवन के परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलती है, जिससे जानवरों के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध हो जाती है। पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, चिनकू के बारे में पूछा है। ठीक है, और आप देखोगे ये एकदम आपको क्या है, करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलना चाहिए। आइए देखो एक एक करके बात कर लें। सागरीय समीर और स्थल समीर। देखो जो स्थल समीर होती है ये क्या होता है कि स्थल से हवाएं क्या होती हैं, जल की तरफ कब चलती है, नाइट के समय, और दिन में क्या होता है, समुद्र से स्थल की तरफ, क्योंकि इसका आपने पढ़ा होगा प्रेशर। ठीक है, जो देखो अब होता है कि मैं आपको एक कंडीशन शो करता हूँ और इसी में आपको ये फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। ये आपका जल है और ये आपका पर्वत पठार है, स्थल है। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर क्या है, ये सूरज है, इसकी लाइट चारों तरफ जा रही है। देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूँ, जो पानी है, पानी का एक अपना ऐसा गुण है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। लेकिन जो सोयल होती है ना, सोयल जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। अब मान लीजिए इस सोयल पे जो यहाँ की विंड थी, अब ये तो गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर प्रेशर कैसे हो गया, प्रेशर हो गया लो और टेम्परेचर हो गया हाई। टेम्परेचर हो गया हाई और प्रेशर हो गया लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रेशर है यहाँ पर हाई और टेम्परेचर हो गया लो इसकी अपेक्षा। तो हवाएं क्या चलेंगी दिन में, आप देखोगे समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं ठंडी हवाएं। कभी आप खड़े होइएगा बीच पे जाकर के, तो आपको बड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी। अब देखो होता क्या है, रात्रि का समय है, अब इसका हो जाता है रात्रि में उल्टा, क्योंकि अब देखो सूरज तो छुप गया, सूरज छुप गया तो पूरे दिन जो आपका समुद्र है वो गर्म हुआ है, और जब पूरे दिन समुद्र गर्म हुआ है तो आप देखोगे इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा लो। ठीक है, और टेम्परेचर हो जाएगा हाई। तो रात्रि के समय समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, और स्थल क्या हो गई है, आपकी जो मिट्टी है वो हो गई ठंडी, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो हवाएं क्या चलेंगी, अब स्थल से जल की तरफ चलेंगी। किससे चलेंगी, स्थल से अब जल की तरफ हवाएं चलेंगी। कब चलेंगी, नाइट में चलेंगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिखता है, और कभी कभी इनसे बरसात भी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि स्थल एवं समुद्री समीर छोटे पैमाने पर मानसून के समान होते हैं। सही बात है। ये जो फोहन और चिनकुन शुष्क, ये यूरोप में चलने वाली हवा है, यूरोपियन यूनियन में चलने वाली हवा है। यूनियन का मतलब कि यूरोप में। ठीक है, यूरोपियन ये एक हवा है जो कि आपके स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और ये भी इसमें ठीक है, रॉकीज जो पर्वत है, निज पर्वत है, अल्पस पर्वत है, ये कई क्षेत्रों से होती हुई गुजरती है चिनकू पवन। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा भी सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों इसकी बातें सही हो जाएंगी, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 23 नंबर। जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पुस्तक और रिपोर्ट है, लेखक और संगठन है। जैसे ये देख रखे पहले में लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब कि ब्रेटलैंड आयोग। दूसरे में है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इज E.F. सुकुमार। और तीसरे में है आवर कॉमन फ्यूचर, क्लब ऑफ रोम। इसको तो कोई भी बता देगा, आवर फ्यूचर। कौन से सुमेलित हैं, 1 और 2, दूसरे में केवल 2, तीसरे में केवल 3, डी में कह रहे हैं 1 2 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करेंगे। आइए देखिए सबसे पहले देखते हैं पहले वाले स्टेटमेंट को। पहला वाला स्टेटमेंट है लिमिट्स टू ग्रोथ। ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये खास तौर पर जो किसके द्वारा थी, ये एक तरीके से कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर जो सिमुलेशन अध्ययन पर आधारित थी और संसाधनों को आगे बढ़ानी थी। ठीक है, एक तरीके से ये बल डायनेमिक्स के रूप में इसको रखा गया, रोम क्लब के द्वारा इसको संचालित निष्कर्षों के आधार पर इसको रखा गया था। तो यहाँ पर जो आपका
पहला वाला है ये गलत है, ठीक है। दूसरे की बात कर ले, ये है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये ES शिवकुमार की है, ये बात सही है, इसके लेखक हैं। अवर कॉमन जो फ्यूचर है ये क्लब ऑफ रोम की नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो ये खास तौर पर अगर आप देखेंगे, अवर कॉमन जो फ्यूचर है ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र इसको प्रकाशित करता है, कौन करता है? UNDP इसको प्रकाशित करता है, UN यूनाइटेड नेशन। तो ये भी ठीक है, ये भी आपका तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो पहला गलत और तीसरा गलत, दूसरा इसमें सही है। आप देखोगे जब दूसरा सही है तीसरा गलत है, आंसर A नहीं होगा, आंसर C नहीं होगा, आंसर D नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना है क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को जरा समझिएगा। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 आर्द्रभूमियों के अंतर्गत महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची शामिल किया गया। संदर्भ में आपसे पूछा है कौन सा सही है। पहले भी कह रहे हैं यह है कर्नाटक में अवस्थित इस आर्द्रभूमि का निर्माण पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली अघनसिनी नदी और अरब सागर के संगम पर होता है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसे स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में भी जाना जाता है। तीसरे में कह रहे हैं यह धान के खेतों में पारंपरिक मछली पालन के लिए भी लोकप्रिय है। उपयुक्त निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, पहला शरावती ज्वारनदमुख, दूसरे में कह रहे हैं अधनाशिनी ज्वारनदमुख, तीसरे में है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व और चौथे में है आकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये वही बच्चा बताएगा, ये क्योंकि चर्चाओं में भी रहा था, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो चर्चा दी गई है ये कहा गया है अधनासिनी ज्वारनदमुख के बारे में है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन के तहत 5 आर्द्रभूमियों को रखा गया। कर्नाटक और उत्तर के आप देखोगे कन्नड़ जिले में कुमाठ तालुका के अवस्थित आप देखोगे जो कि अधनसनी है, इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। कितने हैं? 80 आपके जो आपके रामसर वेटलैंड है भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके हैं? यूनाइटेड किंगडम के। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने SEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के एक भाग के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहले में कह रहे हैं कि सुरक्षा और अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाना SASCE के मुख्य फोकस क्षेत्र में से एक है। दूसरे में कह रहे हैं SASCE के सभी सदस्य सार्क के सदस्य हैं। पूछा है सही केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं सुरक्षा और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए SASCE के फोकस क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये खास तौर पर पहली बात तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल इनके क्षेत्रों में खास तौर पर ये रखा गया है। और जो पहला स्टेटमेंट आप देखोगे ये आर्थिक गलियारा विकास रणनीति है, ना कि अप्रवासन को रोकने के लिए। दूसरा है कि सभी सदस्य, अब देखो सार्क के देश सभी सदस्य इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि सार्क में आप देखोगे इसमें कई देश हैं सार्क में तो, और इसमें जो आपका SASEC जो है इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। म्यांमार को छोड़कर, म्यांमार क्या है आप देखोगे सार्क का सदस्य भी है, तो म्यांमार इसका शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं और आंसर आपको ये बताना होगा। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, इसका आंसर जरूर आवश्यक रूप से आपको बताना है। चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 26, भारत में सरोगेसी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 25 से 35 वर्ष की आयु की अविवाहित महिला आप देखोगे परोपकारी सरोगेसी के उद्देश्य से सरोगेट माँ बन सकती है। दूसरे में कह रहे हैं सरोगेसी से जन्मे बच्चे को सरोगेट माँ का जैविक बच्चा माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको कमेंट्स करना है। आज की क्लासेस में बच्चे मैं इतना ही रहने दूंगा।
अगले पार्ट नंबर 2 में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि 3 पार्ट में हम टेस्ट को फिनिश करते हैं। तो बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें, ज्योग्राफी का रिवीजन करते रहें। मिलता हूँ अगले पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।